साहब ये बड़ी खौफनाक बात उन्होंने कही है, आप इसको क्या समझते हैं, किस हद तक ये दुरुस्त है और किस हद तक ये गलत है डॉक्टर साहब? देखें, अगर ये तो अकाउंटिंग टर्म्स में उन्होंने ये बात कही है, लेकिन फैक्चुअली अगर आप देखें कि एक मुल्क जो है, पाकिस्तान जैसा मुल्क, एक न्यूक्लियर पावर मुल्क, वो एक डेट ट्रैप में फंसा हुआ है। डेट ट्रैप, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने माजी में इतने कर्ज ले लिए हैं कि अब जब उसकी बारी आ रही है अदायगी के, तो हमारे पास जेब में पैसे नहीं हैं, तो फिर हम बोरो करते हैं और बोरो करके उनको कर्जा दे देते हैं। फिर हमें टाइम मिल जाता है 2 साल 3 साल का, फिर जब उसकी बारी आती है फिर हम बोरो करते हैं, फिर दे देते हैं। इसी तरीके से हम टाइम बाय कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग के टर्म में शायद वो समझते हैं कि इसको बैंकरप्ट कहेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है कर्जों की अदायगी के लिए। तो हम जब ड्यू हो जाता है तो हम बोरो करके दे देते हैं और वक्त हमारा चलता गुजरता जाता है। तो इस तरीके से हम जिंदगी बसर कर रहे हैं। नहीं डॉक्टर साहब, जैसे आपने फरमाया, अगर हमें कोई कर्ज वापस सूद समेत देने के लिए पैसे ना दे, देन व्हाट? फिर क्या आप देखते हैं, क्या खुदा ना खास्ता क्या हो सकता है? नहीं, ऐसा तो होता नहीं है, अभी तक तो नहीं हुआ है दुनिया में कि हम जैसे मुल्क को हम जैसे पाकिस्तान ऐसे मुल्क को कोई ये कहे कि जी हम आपको कर्जा ही नहीं देंगे। दुनिया की मार्केट खुली पड़ी हुई है, इंटरनेशनल डेट कैपिटल मार्केट जिसे कहते हैं, जहां दुनिया के मुल्क जो है वो बॉन्ड फ्लोट करते हैं अपना पीस ऑफ पेपर, और उस पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हजारों की तादाद में आपको मिल जाएंगे जो आपको पैसे दे देंगे। ये सबसे आसान तरीका होता है। ये दुनिया के बाकी ममालिक तो IMF के पास या वर्ल्ड बैंक के पास पैसे के लिए तो नहीं जाते हैं, वो इसी तरीके से। आप शबरजादी साहब से साथ इत्तेफाक नहीं करते कि खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बात नहीं है बैंकरप्सी वाली? देखिए, उन्होंने अकाउंटिंग सेंस में कहा है ना कि जब आपका कर्जा ड्यू है और आप कर्जा अदा करने के काबिल नहीं है, तो इसका मतलब यह है ना कि आपने डिफॉल्ट कर दिया। लेकिन होता यह है कि उसकी अदायगी के लिए हम कहीं और से बोरो कर लेते हैं, बोरो करके उसको पेमेंट कर देते हैं और हमारा सिलसिला चलता रहता है। इसको हम कहते हैं डेट ट्रैप। तो ये हकीकत है कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क जो है वो डेट ट्रैप में दाखिल हो चुका है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैं एक और, आप वाहिद हमारे मेशेदान हैं कि जिन्होंने मीडिया पे आके वाशिंगटन कंसेंसस का नाम भी लिया, कम से कम इतना हम देखते हैं आपका कंट्रीब्यूशन। और मेरा सवाल आपसे ये है कि बहुत से मफरूज़े उड़ गए न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स के, ट्रिकल डाउन नहीं हुआ, गरीब गरीब से तर हुआ, अमीर अमीर तर हुआ, प्राइवेटाइजेशन जो है उसने हमारे मुल्क में कार्टल्स बना दिए, और उन कार्टल्स क्या तो हुकूमत यरगमाल है। हम स्ट्रक्चर्स पर रीथिंक क्यों नहीं करते और बहस क्यों नहीं करते हमारे मेशेदान? डॉक्टर साहब, मैं आपको दाद देता हूं काजी साहब, आपको न्यू लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर का भी पता है, आप वाशिंगटन कंसेंसस का भी जिक्र कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि किसी भी हमारे एंकर पर्सन को इन सब चीज़ों से वाकियत है, तो ये मैं आपको दाद देता हूं इस हवाले से। देखें, बात यह है कि इसको कौन करेगा? हम जैसे तरक्की पजीर मुल्क है, हम तो नहीं कर सकते। ये थिंकिंग जो है ये इंटरनेशनल लेवल पे होनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं, ये भी आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर अमेरिका या इस किस्म के जो वेस्टर्न वर्ल्ड हैं, अगर वो इस इकोनॉमिक थिंकिंग को, न्यू लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर को, अगर उसमें रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, तो आप देखिएगा कि जिस तरीके से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बना है चाइना में, हो सकता है कि कुछ ऐसे ही अदारे एशिया में भी बन जाए। मिसाल के तौर पे एशियन मॉनेटरी फंड है, वो भी बन सकता है। तो फिर जब इन अदारों की तरफ जाएगा कौन? तो ये इनके अपने मफाद में है कि जो हम जैसे तरक्की पजीर मुल्कों को अपने काबू में रखते हैं इसी न्यू लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर के जरिए से, तो ये लोग फिर किसी और तरफ देखेंगे। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये बड़े बड़े जो मुल्क हैं, पावरफुल मुल्क हैं, ये लोगों को, हम जैसे तरक्की पजीर मुल्कों को मजबूर ना करें कि हम किसी और तरफ देखना शुरू कर दें। कबल इसके कि हम देखना शुरू कर दें कोई ऐसा इदारा आ जाए, उससे बेहतर यह है कि ये अपने अंदर रिफॉर्म्स पैदा करें। हमें रिफॉर्म्स के लिए लेक्चर ना दें, पहले अपने अंदर रिफॉर्म्स करें, फिर हमें लेक्चर दें आके। डॉक्टर साहब, मैं अपना वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कोट करूंगा। जब उनका इलेक्शन हो रहा था, उन्होंने कहा था कि दावा किया था कि मेरे पास जो इकोनॉमिक
एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में, उनमें एक नाम उन्होंने लिया था आतिफ मियाँ का। मैं उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था 3 साल पहले। उन्होंने कहा पाकिस्तान का जो इशू है वो कर्जा नहीं है, पाकिस्तान का इशू ये है कि जो हम कर्जे लेते हैं वो नॉन डेवलपमेंटल होते हैं, मतलब हम कर्जे लेके तरहाएँ तरुहें दे के सियासत चला रहे हैं। अगर कर्जे हम ऐसे लें कि हम उससे डेवलपमेंट करें, पैसा बनाएं और उनका कर्जा वापस कर दें, तो आप इस थ्योरी को किस तरह समझते हैं? देखिए, टेक्स्ट बुक में तो ये बिल्कुल सही कहते हैं, और वो है भी एक प्रोफेसर आदमी, तो उन्होंने किताबों में जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही उन्होंने कहा है कि हम कर्जे लेकर जो है नॉन डेवलपमेंट, जी हाँ, नॉन डेवलपमेंट या डे टू डे एक्सपेंडिचर में लगा देते हैं और तरक्याती प्रोग्राम में नहीं करते हैं, कुछ एसेट क्रिएट नहीं करते हैं, अपनी इकॉनमी को मजबूत नहीं करते हैं कि जिससे वो आप डेट की सर्विसिंग कर सकते हैं। तो ये किताबी बातें हैं, अच्छी लगती हैं किताबों में। हम जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो रियल लाइफ इकोनॉमिक्स है वो किताबों से ज़रा मुख्तलिफ होती है। तो मुझे उनके थ्योरी पे उनके जो बातें की हैं उसमें कोई गलत नहीं कहा है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। लेकिन ये किताबों वाली बातें हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही किताबों वाली बातें हैं कि अगर किसी मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दो, ये किताबों में लिखा हुआ है, ये वेस्टर्न इकोनॉमीज के लिए है। डॉक्टर साहब हल क्या है? डॉक्टर साहब हल भी दे देना, मैं इसका सोल्यूशन फिर क्या है ये कर्जे का? देखिए, ये इस तरीके से चलते फिरते आप किसी से हल मांग ले, वो क्या हल देगा? ये बहुत सीरियस किस्म के, इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी जो इस 2 मिनट में आपको नहीं बता सकता हूँ। सिर्फ ये मैं बताऊँगा प्राइम मिनिस्टर को कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को पहचानने की कोशिश करें जिन्होंने उनको यहाँ पहुँचा दिया है, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है कि अपने इम्पोर्ट को कर्व करने की भरपूर कोशिश करें, भरपूर। ये लीपा पोती से और ये थोड़ा सा इधर उधर दाएं बाएं कर देने से, किसी में 5% इंटरेस्ट रेट ड्यूटी बढ़ा दिया, किसी में 10% बढ़ा दिया, इससे नहीं होगा। आपको बहुत सख्त इक़दाम करने पड़ेंगे अपने इंपोर्ट को कर्व करने के लिए। वो कौन सा इंपोर्ट जो नॉन एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल लग्जरी इंपोर्ट है। मैं हमेशा कहता हूँ हमारे मुल्क के एलिट्स के कि खुदा का खौफ करें कि 5-5, 4.5 करोड़, 5 करोड़ की गाड़ियां इंपोर्ट कर रहे हैं जो कराची के पोर्ट में पड़े हुए हैं क्लियर होने के लिए। डॉलर इस गरीब मुल्क का जा रहा है। अगर आप एलीट हैं, दौलतमंद हैं, तो इस मुल्क में है। ये मुल्क नहीं रहेगा तो आप भी फकीर हो जाओगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मैं सवाल आपसे करना चाहता हूँ। तुर्की की इकानमी बड़ी स्ट्रांग समझी जाती थी, ये 2-3 दिन पहले देखे वो क्रैश कर गई, लीरा बैठ गया और वहाँ इन्फ्लेशन 58% है। ये क्या चेन रिएक्शन होगा और हमारी जैसी रियासतें इस चुंगल में आ सकती हैं? देखिए, किसी भी मुल्क की जो है ना इस किस्म के जो इकोनॉमीज हैं वो क्रैश करती भी हैं, क्रैश कराई भी जाती हैं। तो आप अगर टर्की के स्टांस को देखें, जिस तरीके का उन्होंने स्टांस लिया हुआ है, तो ये तो होना है, ये तो होगा। क्रैश अगर ना भी हो तो क्रैश कराया भी जाता है। अगर वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा भी दे तो किसी और तरीके से क्रैश कराया जाएगा। इससे पहले भी हो चुका है एक मरतबा, जिन उसको कतर ने बेल आउट कर दिया था। उनके रिजर्व पे प्रेशर आ गया तो कतर ने 15 या 20 बिलियन डॉलर उनके बैंक में जाके रख दिया, तो उसमें रिजर्व उनका बढ़ा, उनके एक्सचेंज रेट में जो स्टेबिलिटी आई। तो देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ टर्की की इकोनॉमी, द स्ट्रक्चर ऑफ टर्किश इकोनॉमी एंड पाकिस्तान इकोनॉमी आर डिफरेंट। टर्की जो है एक यूरोपियन, वेस्टर्न यूरोपियन वाला एक मुल्क है और एक बहुत एडवांस मुल्क हो चुका है माशी तौर पे। हम एक गरीब मुल्क हैं, हम एक डेवलपिंग कंट्रीज हैं। टर्की और पाकिस्तान के स्ट्रक्चर में बहुत फर्क है। वो वहाँ पर शायद वो इंटरेस्ट रेट अगर वो बढ़ाएं तो हो सकता है कि उनके जो रिजर्व पे प्रेशर ना पड़े। हम जैसे मुल्क में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से नुकसान ज्यादा होते हैं, फायदा नहीं होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने भी अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा अफगानिस्तान के इशू पे प्राइम मिनिस्टर मोहतरम इमरान खान साहब ने, और अब भी उधर जमहूरी नहीं गए। तो क्या खुदा ना खास्ता वो पाकिस्तान के खिलाफ भी ऐसी कोई साजिश कर सकते हैं कि इकोनॉमी को हिट करे हमारी, जैसे बादुल नजर में लग रहा है? IMF के जरिए से क्या हो रहा है? इतना ब्रूटल IMF तो मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इतना ब्रूटल IMF कभी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। और मुझे मालूम था कि ये होगा ऐसा ही, अंडर दी चेंजिंग
जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट, IMF एक बिनाइन IMF नहीं होना था जैसे वो 2013 से 2016 का था बिनाइन IMF, ये ऐसा IMF नहीं हो रहा था। तो ये तो मुझे पता था, मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी कहा हुआ था, लेकिन बहरहाल उनकी कोई मजबूरी होगी। प्राइम मिनिस्टर साहब को आप क्या मशवरा देते हैं इन हालात में, क्या वो करेंगे पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए, क्योंकि उनकी टीम को इतनी अहम नहीं लगती। मेरी बात तो खैर वो सुनते नहीं है, वरना बहुत आज यहाँ तक नहीं पहुँचते जो जहाँ हम पहुँच गए हैं। मैं आज फिर कहता हूँ कि अपने इर्द गिर्द लोगों पे नजर रखें जिन्होंने वहाँ इनको पहुँचाया है। अच्छा, आखिरी लफ्ज़ बता दें, रजा बाकर के बारे में आपकी क्या ख्याल है? वो पाकिस्तान के लिए बेहतरी के लिए या IMF के साथ ही कोई लिंक बनता है उनका? पाकिस्तान में किसी एक शख्स को बता दें जो ये कहे कि रजा बाकर इस मुल्क के लिए और इस मुल्क के इकोनॉमी के लिए बहुत फायदामंद है, एक भी आदमी दिखा दें। रजा बाकर साहब वो कहते हैं। मेरी रिक्वेस्ट प्राइम मिनिस्टर से होगी कि इनके अप्रैल 22 में इनका टेन्योर पूरा हो रहा है, इसको एक्सटेंशन ना दें। और दूसरा जो डिप्टी गवर्नर है उसको भी कहें कि भाई आपको भी एक्सटेंशन नहीं, आप भी जाए। इसको अभी से तलाश करना शुरू करें अपने गवर्नर के लिए। तो ये मैं कहूँ डॉक्टर साहब बड़ी ड्रास्टिक मेजर्स करनी पड़ेंगी। 2020 का रिसेशन जो है, अब देख लें क्वांटिटी, वो अमेरिका बादक तो अपने नोट छाप के गुजारा कर रहा है, हम तो नहीं कर सकते। तो ये तो पॉलिटिकल अनरेस्ट के खतरे बढ़ रहे हैं, मूवमेंट्स बन रही हैं। अब तो IMF भी रिकॉर्ड कर रहा है कि कहाँ ईरान में अनरेस्ट हुआ, आप अभी देख लें बहुत से मुल्कों में कूच भी हो रहे हैं। तो आपका इसकी सियासी इंप्लीकेशन क्या हो सकती हैं? IMF के प्रोग्राम के सियासी इंप्लीकेशन यही होता है, तहरीर स्क्वायर होता है। आप खुद सोचें इस प्रोग्राम की क्या आउटकम है। मैं कई मरतबा आपके प्रोग्राम में बता चुका हूं, मुल्क में कर्जा बढ़ता है और मुल्क की इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो होती है। जब मुल्क की इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो होगी तो जॉब्स कम क्रिएट होंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी और यही लोग सड़कों पे निकलेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मिनी बजट आ रहा है, इससे क्या आप समझते हैं महंगाई होगी मजीद? किस चीज पे? मिनी बजट। अब ये देखना होगा ना कि जो मिनी बजट में किन आइटम्स पे सेल्स टैक्स की एग्जम्पशन को खत्म किया जा रहा है। अगर वो आम खाने पीने की अशिया है तो वो टू दैट एक्सटेंट खाने पीने की अशिया महंगी हो जाएगी, और अगर कोई वो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स है या कुछ है तो उसमें अगर आप हटा लेते हैं तो आपको उस पर टैक्स लगाना पड़ेगा। तो हो सकता है कि इंडस्ट्रीज को के जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाए। तो अब ये देखना पड़ेगा कि किन किन आइटम पे ये सेल्स टैक्स के एग्जम्पशन को खत्म किया गया है। बहुत सारे ऐसे भी आइटम होंगे कि जिसमें खत्म अगर कर भी दे तो शायद कोई फर्क ना पड़े। ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू। आप बेलाग बात करते हैं, साफ बात करते हैं और इस मुल्क के मफाद में होते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।